गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी कविता का क्रमिक विकास यानी आधुनिक हिंदी कविता का क्रमिक विकास आज हम जानेंगे। हमने पहले पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया था: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो बीए द्वितीय वर्ष की जो छात्राएं हैं उनके लिए आधुनिक काल दिया गया है और आधुनिक काल की कविताओं का किस प्रकार क्रमिक विकास हुआ, हिंदी का प्रवेश द्वार किसे किसे माना जाता है और आधुनिक युग को कितने भागों में विभक्त किया गया है, उनके बारे में आज हम थोड़ा विचार करेंगे। तो आधुनिक कविता का जो क्रमिक विकास है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। इससे पूर्व हमारा काल आ रहा था रीतिकाल। हमने पिछले लेक्चर में किया भी था कि रीतिकाल न केवल श्रृंगार की प्रधानता थी, उसमें लक्षण ग्रंथ भी लिखे जा रहे थे। रीतिकालीन कविता आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए ही लिखी जाती है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात देश में एक नवीन चेतना का उदय माना जाता था और उसी के बाद कविता जो है हमारे जीवन से जुड़ी। पुरानी काव्य रूढ़ियां भंग होने लगी और राष्ट्रीयता चेतनापरक काव्य की रचना होने लगी। तो आधुनिक हिंदी काव्य का श्री गणेश, कविता का श्री गणेश कब से माना जाता है? आधुनिक युग से ही माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के पहले कवि के रूप में प्रकट हुए। हम बता भी सकते हैं कि पहले कवि के रूप में कौन प्रकट हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक काल के पहले कवि के रूप में प्रकट हुए और उन्हीं को प्रवेश द्वार माना जाता है। फिर आगे हमारा आता है कि आधुनिक युग को हम कितनी धाराओं में विभक्त कर सकते हैं? आधुनिक युग को 6 काव्य धाराओं में विभक्त किया गया है। हमारा पहला आता है कि नंबर 1 पर भारतेंदु काव्यधारा, जिसको हम प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि इसकी समय सीमा क्या है। तो भारतेंदु काव्यधारा, इसकी समय सीमा है सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। तो हम इसमें थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारतेंदु काव्यधारा क्या है। भारतेंदु युग में आधुनिक हिंदी का प्रवेश द्वार भारतेंदु काव्यधारा से ही माना जाता है। स्वयं भारतेंदु ने हिंदी कविता को रीतिकालीन श्रृंगार प्रधान वातावरण से क्या किया? मुक्त किया था और उसे जनजीवन से जोड़ने का भरपूर प्रयत्न किया। इस युग के प्रमुख कवियों में
भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त और भी हैं जिनमें हम नाम ले सकते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी का, अंबिका व्यास जी का, ठाकुर जगमोहन सिंह का, बद्री नारायण चौधरी का, बालकृष्ण भट्ट का, किशोरी लाल गोस्वामी जी का। इस युग की प्रमुख कविता में जो विशेषता है कि प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या मिलता है? प्राचीनता और आधुनिकता का समावेश इसमें हमें देखने को मिलता है। विशेषकर भारतेंदु के काव्य में यदि भक्तिकालीन भक्ति काव्य है तो रीतिकालीन श्रृंगार प्रधान भी है। भारतेंदु युग के काव्य में राष्ट्रीय चेतना भी है, सामाजिक जागरण भी देखने को मिलता है, हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण रचनाएं भी प्राप्त होती है हमें, प्रकृति चित्रण भी है, भाषा प्रेम, ये सारी विशेषताएं हमें भारतेंदु काव्य में देखने को मिलती है। भारतेंदु जी में क्या हुआ कि इस युग के कवियों ने भारतवासियों की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो दशा थी उसका चित्रण इन्होंने किया है। समाज सुधार तो इस काव्य का प्रधान स्वर है ही। इन कवियों ने अतीत का गौरवगान करते हुए भारतवासियों में आत्मसमर्पण की भावना को भी उत्पन्न करने का प्रयास इन्होंने किया है। इस युग का काव्य अपने युग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसको प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? अपने युग का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता है। खड़ी बोली में काव्य रचना के थोड़े बहुत प्रयास इस दौरान किए गए हैं, लेकिन अभी तक ब्रज भाषाई काव्य रचना में बसी हुई थी पूर्ण रूप से। उसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, द्विवेदी काव्यधारा। द्विवेदी काव्यधारा जिसकी समय सीमा रही है सन 1900 से 1920 ईस्वी। द्विवेदी युग का नामकरण भी महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर ही रखा गया है। सन 1900 में प्रकाशित जो सरस्वती पत्रिका थी, द्विवेदी युग का आरंभ उसी से माना जाता है। जो प्रमुख पत्रिका है, इसमें प्रमुख पत्रिका कौन सी है आप ध्यान रखोगे। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका जिनको 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पत्रिका के उसी का संपादन नियुक्त किया, और वे इस युग के कवियों को काव्य और भाषा सुधार संबंधी दिशा निर्देश भी देने लगे, क्योंकि इस काल में खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का विकास हुआ। जैसे हमने भारतेंदु युग में कुछ विभिन्न अलग से लेखक बताए थे कि भारतेंदु तो प्रमुख हैं और उनके अतिरिक्त भी जैसे अंबिका प्रसाद हो गया, उसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त भी इसमें अन्य कवि आते हैं, जैसे श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरणगुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, इनके नाम गिनवाए जा सकते हैं। यह युग आदर्शवादी काव्यधारा का युग कहा जाता है। आप कह सकते हो कि यह युग आदर्शवादी
काव्यधारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस युग में भारतेंदु कालीन प्रवृत्तियों का ही विकास हुआ। उन कवियों के काव्य में क्या है, राष्ट्रीयता भी है, समाज सुधार, भारत का गौरवगान, प्रकृति चित्रण, भाषा सुधार, ये प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। इस युग का काव्य वर्णन प्रधान उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी इसमें पाई जाती है। प्रिय परिवास इस युग के दो महान काव्य हैं। फिर अगला हमारा आता है कौन सा भाग, नंबर 3 पे जो है छायावादी काव्यधारा। छायावादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा जिसकी समय सीमा है सन 1920 से 1936 ईस्वी तक। तो द्विवेदी युगीन जो विशेषताएं थी उनमें तो उपदेशात्मक प्रवृत्ति थी, और उन्हीं की प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी काव्यधारा का विकास हुआ। जयशंकर प्रसाद इस काव्यधारा के प्रवर्तन के रूप में माने जाते हैं। अन्य कवियों में पंत निराला, महादेवी वर्मा का, रामकुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन कवियों के नाम गिनवाए जा सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में छायावादी काव्य को आधुनिक काल का स्वर्णयुगीन काव्य भी माना जाता है। और इस काव्यधारा में विशेषताएं क्या क्या रही है, व्यक्तिकता की प्रधानता है, प्रकृति सौंदर्य भी है, श्रृंगारिकता भी है, रहस्यानुभूति भी मिलता है, वेदना और करुणा की कविता इस काव्यधारा की प्रमुख उल्लेखनीय विशेषताएं रही हैं। प्रकृति चित्रण में इन कवियों को विशेष सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि छायावादी में प्रकृति चित्रण विशेष रूप से प्रमुख माना जाता है। कहीं कहीं तो ये कवि प्रकृति के भीतर उस विराट की उपस्थिति अनुभव करने लगते हैं। छायावादी कवियों ने प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी कुछ रचनाएं भी बता देते हैं। कामायनी, पल्लव, कामायनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, पल्लव, परिमल, यामा, राम की शक्ति पूजा, हमने राम की शक्ति पूजा को भी पढ़ा हुआ है, बहुत लंबी कविता है, आदि इस युग की प्रतिनिधि कविताएं, रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है, अभी तक हमने कौन कौन से किए हैं, भारतेंदु काव्यधारा जिसकी समय सीमा 1857 से 1900 तक मानी जाती है। द्विवेदी काव्यधारा, सन 1900 से 1920 ईस्वी तक, और छायावादी काव्यधारा 1900 से 20 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। उसके बाद हमारा चौथा भाग आता है प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी प्रगतिवादी काव्यधारा जिसकी समय सीमा रही है सन 1936 से 1943 ईस्वी तक। इस काव्यधारा का आरंभ 1936 ईस्वी से माना जाता है। छायावादी कवियों की व्यक्तिकता पलायनवादिता की प्रतिक्रिया के रूप में प्रगतिवादी काव्यधारा का आरंभ हुआ।
राजनीति के क्षेत्र में हम जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उसे ही प्रगतिवाद कहते हैं। यानी साहित्य के क्षेत्र में उसे ही प्रगतिवाद कहते हैं। जो राजनीति के